गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। साध संगत चंपा देवी, उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों अपने घर बनाकर अलग रहते थे। साध संगत उन्होंने अपनी माँ के लिए गांव की पुरानी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी। साध संगत जहाँ चंपा देवी अकेले रहती थी। अब उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर में हर समय दर्द रहता था। साध संगत हाथ पैर भी साथ नहीं देते थे। पहले जैसे काम अब नहीं होते थे। साध संगत जी, दिन भर वो झोपड़ी के बाहर बैठकर बस रास्ता देखती रहती। साध संगत शायद कोई बेटा आए, लेकिन वो नहीं आता था। साध संगत एक दिन चंपा देवी ने सोचा, इतने दिन हो गए हैं बेटे बहू से मिले हुए, वो तो आएंगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ मिलने। चंपा देवी ने सोचा, क्यों ना कुछ दिन बड़े बेटे के घर हो जाऊं। साध संगत वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। वो धीरे धीरे लाठी के सहारे उठी और चल पड़ी। साध संगत अपने बड़े बेटे के घर की तरफ। दोपहर की तेज धूप, सूखी जमीन और हवा भी जैसे थम सी गई थी। साध संगत लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए चंपा देवी अपने बेटे साध संगत जी के घर तरफ निकल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, हर कदम पर दर्द जैसे और बढ़ जाता था। साध संगत कुछ दूर चलने के बाद उनकी सांसें तेज हो गई। साध संगत पैर कांपने लगे। वो पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। साध संगत पसीने से उनका पूरा शरीर भीग चुका था। साध संगत धीरे से अपने घुटने को पकड़कर बोली, बस थोड़ा और, फिर अपने बेटे के पास पहुंच जाऊंगी। उनकी आंखों में उम्मीद थी साध संगत कि बेटा देखेगा तो गले लगा लेगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर लाठी टिकाते हुए साध संगत धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम जैसे दर्द से भरा था। साध संगत लेकिन दिल में उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। साध संगत कई घंटे चलने के बाद उनका गला सूख गया, होंठ फटने लगे, उन्हें जोर की प्यास लगी। साध संगत जी तभी उन्हें एक घर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उस घर के आंगन तक पहुंची। साध संगत जी और कांपती आवाज में बोली, बेटा थोड़ा पानी मिल जाएगा। घर से एक महिला बाहर आई। उन्होंने साध संगत जी चंपा जी को देखा तो तुरंत अंदर आई और पानी लेकर आई। अरे अम्मा कहाँ जा रही हो इस तपती धूप में? चंपा देवी ने पानी पिया तो जैसे जान में जान आ गई। साध संगत फिर धीरे धीरे बोली, अपने बेटे बहू के घर जा रही हूँ, बेटे के घर जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। महिला ने चिंता से कहा, इतने दूर अकेले कोई साथ क्यों नहीं है? चंपा देवी बस हल्की सी मुस्कान दी। साध संगत जवाब उनके पास था पर शब्द नहीं थे। साध संगत थोड़ी देर बात करने के बाद चंपा देवी फिर उठी। साध संगत महिला ने कहा, अम्मा थोड़ा और आराम कर लो। लेकिन वो बोली, नहीं बेटी, अब जल्दी पहुंचना है। और फिर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ी। साध संगत जी शाम ढलने लगी। आखिरकार वो अपने बेटे के घर पहुंच गई। साध संगत कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद बहू बाहर आई। साध संगत चंपा देवी को देखते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर झूठी मुस्कान लाकर बोली, अरे अम्मा, इतनी धूप में आप अकेले आ गई? फिर बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, हमें खबर कर देती, हम ही आ जाते लेने। चंपा देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं है, सोचा कुछ दिन यहीं रह लूं। बहू अंदर गई और बेटे से बात की। साध संगत
दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन फिर भी अनमने मन से उन्हें घर में रहने दिया गया। सासंगत दिन बीतने लगे, लेकिन बेटा दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहता। सासंगत माँ के पास बैठने का समय नहीं होता। माँ सासंगत जी के पास बैठने का टाइम नहीं था। चंपा देवी दरवाजे के पास बैठी रहती। सत्संगत जी चंपा देवी दरवाजे के पास बैठी रहती। हर आवाज़ पर सोचती शायद बेटा आया है, लेकिन वो कभी नहीं आता। बहू भी अपने कामों में ही लगी रहती। कभी कभार दो बातें भी नहीं करती, न हाल पूछती न पास बैठती। खाना भी समय पर नहीं देती। सत्संगत एक दिन चंपा देवी को दिन भर बहू ने खाना नहीं दिया। तब वो खाना मांगने रसोई घर में जाती है। सत्संगत बहू भूख लगी है, खाना है तो दे दो ना। अम्मा तुम खुद खाना बनाकर खा लो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। चंपा देवी चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सोचा क्या यही वो घर है जहाँ कभी मेरा बेटा मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। रात को वो एक कोने में लेटी रहती, छत को देखते हुए पुराने दिन याद करती। जब बेटा बीमार पड़ता था सत्संगत, तो वो रात भर जगती थी। जब उसे भूख लगती थी तो खुद भूखी रह जाती थी, और आज उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं था। सत्संगत कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन बेटा उनके पास आया। चंपा देवी के चेहरे पर हल्की सी खुशी आई। सत्संगत शायद आज मेरा हाल पूछेगा, लेकिन बेटे ने जो कहा वो उनके दिल को और तोड़ गया। सत्संगत अम्मा आप क्यों नहीं चली जाती दूसरे भाई के घर? वहाँ आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। चंपा देवी कुछ पल तक चुप रही। सत्संगत उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ अब भी शांत थी। सत्संगत ठीक है बेटा। और उसी रात वो चुपचाप बैठी रही। सोचती थी चंपा देवी ने जब बड़े बेटे के घर से जाने का फैसला लिया, तो उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद मेरा दूसरा बेटा मुझे समझाएगा। सत्संगत अगली सुबह बिना कुछ कहे वो चुपचाप अपने पुराने झोले में 2 जोड़ी कपड़े रखती है और धीरे धीरे दूसरे बेटे के घर की ओर निकल पड़ती। रास्ता फिर वही लंबा, धूप पहले से भी तेज और उम्र अब पहले से भी ज़्यादा थकी हुई। चलते चलते उनके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। सत्संगत पर इस बार वो कहीं नहीं रुकती, जैसे मन में एक ही बात हो, बस किसी तरह बेटे के घर पहुंच जाऊं। घर का दरवाजा और ठंडी नजरें। काफी देर बाद वो दूसरे बेटे के घर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बहू चंपा देवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। चेहरे पर ना खुशी ना अपनापन, बस एक औपचारिक स्वभाव। सत्संगत अरे अम्मा आप अचानक, इतने में बेटा भी बाहर आता है। अरे अम्मा आओ आओ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो अपनापन नहीं था जो एक बेटे की आवाज़ में होना चाहिए था। सत्संगत जी चंपा देवी धीरे से कहती है बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटा और बहू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बहू हल्की सी मुस्कान बनाकर कहती है हाँ हाँ अम्मा रहिए। लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। दिन गुजरने लगे पर अकेलापन नहीं गया। सत्संगत शुरू के एक आध दिन ठीक रहे, पर फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। सत्संगत बेटा सुबह निकल जाता, काम बहुत है अम्मा, और देर रात लौटता थका हुआ, चुप बिना कुछ पूछे। सत्संगत चंपा देवी हर शाम दरवाजे की तरफ देखती रहती। आज शायद बेटा बैठकर 2 बातें करेगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। दूसरी बहू भी अलग नहीं थी। सत्संगत वो दिन भर घर में रहती जरूर थी, पर चंपा देवी से जैसे कोई मतलब ही नहीं। कभी फोन पर, कभी पड़ोस में, कभी इधर उधर घूमने में व्यस्त रहती। सत्संगत अगर चंपा देवी कुछ पूछती तो जवाब मिलता अम्मा अभी टाइम नहीं है। एक दिन सत्संगत जी दोपहर हो गई। सत्संगत फिर शाम हो गई।
पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। आखिर हिम्मत करके चंपा देवी ने कहा, बहू कुछ खाने को मिल जाएगा। बहू झुंझला कर बोली, अम्मा मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हूँ, आप खुद ही ले लिया करो ना, रसोई में रखा है। चंपा देवी धीरे धीरे उठती है, कांपते हाथों से बर्तन उठाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को चारपाई पर लेटे चंपा देवी छत को देखती रहती। उन्हें याद आता जैसे उन्होंने इन बच्चों को पाला था, खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया था और आज उन्हीं के घर में वो एक बोझ बन गई थी। सासंगत, एक दिन सच सामने आ ही गया। एक शाम जब बेटा काम से लौटा तो चंपा देवी ने हिम्मत करके कहा, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बात करनी थी। बेटा थोड़ा असहज हो गया सासंगत, फिर बोला, अम्मा अभी बहुत थका हूँ, कल बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त बहू बोल पड़ी, सुनिए मैं तो पहले ही कह रही थी अम्मा को यहाँ रखकर हमसे संभल नहीं रहा। चंपा देवी ये सब सुन रही थी, उनका दिल जैसे अंदर से टूट गया। सासंगत, बेटे की वो बात जिसने सब खत्म कर दिया। सासंगत, बेटा धीरे से बोला, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों न तीसरे बेटे के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहता है। सासंगत जी, अम्मा आप बुरा मत मानना, पर आप क्यों न तीसरे बेटे के पास चली जाओ, वो तो खाली भी रहता है, वो आपका अच्छा ख्याल रखेगा। ये सुनकर चंपा देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप आंखों से आंसू गिरते रहे। सासंगत, उन्हें समझ आ गया था अब वो माँ नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन चुकी है। दूसरे बेटे के घर से निकलते समय चंपा देवी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। ना कोई रोकने आया, ना किसी ने आवाज दी, बस एक खामोशी थी सासंगत जो उनके दिल को चीरती जा रही थी। फिर वही सफर, लेकिन अब कदम भारी थे। इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। धूप उतनी ही थी, पर अब उनके अंदर ताकत कम थी। सासंगत, हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर साथ छोड़ देगा। चलते चलते वो एक जगह बैठ गई। सासंगत, हाथों से अपने घुटने को सहलाते हुए धीरे धीरे बोली, हे भगवान अब कहाँ जाऊं। लेकिन फिर खुद को संभाला और तीसरे बेटे के घर की ओर बढ़ गई। अब वो तीसरे बेटे के घर पहुंची। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, तीसरी बहू सामने थी। हाँ कौन? फिर जैसे ही उसने देखा, अरे अम्मा आप। उसने अंदर बुलाया जरूर, पर उसे बुलाने में अपनापन नहीं था। तीसरा बेटा आया, अम्मा आप बिना बताए आ गई। चंपा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूं। बेटे ने सिर हिलाया, हम ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये भी आ गई। घर बड़ा था, कमरे भी थे, पर चंपा देवी के लिए एक कोना तय किया गया था। सासंगत, स्टोर रूम के पास एक पुरानी चारपाई, जहां न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। सुबह उठते ही चंपा देवी उम्मीद करती आज शायद कोई पूछेगा, अम्मा कैसी हो, पर यहाँ भी वही कहानी। बहू सुबह से फोन में लगी रहती, कभी रील्स कभी कॉल। बेटा बाहर निकल जाता, काम है। पोते पोतियां भी दूर हो गए थे। घर में बच्चे थे, पर उन्हें भी सिखा दिया गया था, अम्मा के पास मत जाना, वो बूढ़ी है। चंपा देवी दूर से उन्हें खेलते देखती रहती, मन करता उन्हें गोद में उठाए, प्यार करे, पर कोई पास नहीं आता। एक दिन दोपहर में चंपा देवी बहुत देर तक बैठी रही, कोई नहीं आया। आखिर उन्होंने खुद ही रसोई में जाकर देखा, सासंगत जी कुछ भी उनके लिए अलग से नहीं रखा गया। उन्होंने बची हुई सूखी रोटी उठाई और पानी के साथ खा ली। सासंगत, आंखों से आंसू गिरते रहे। एक रात चंपा देवी पानी पीने उठी तो उन्होंने कमरे के बाहर बेटे बहू की बातें सुनी। बहू कह रही थी, कब तक रखोगे इन्हें, न काम करती है, बस पड़ी रहती है। बेटा बोला, मैं भी सोच रहा हूँ क्यों न चौथे वाले के पास भेज दें।
माँ का दिल अब टूट चुका था साथ संगत। ये सुनकर चंपा देवी वही दीवार के सहारे बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे साथ संगत जी, पर इस बार दर्द अलग था साथ संगत। अब उन्हें किसी से उम्मीद नहीं थी साथ संगत। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।